हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। राजनीतिक विज्ञान में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस अध्याय के अंतर्गत मैंने आप सभी को पिछले क्लास में पढ़ाया था विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार हमारे देश का विभाजन हुआ, किस प्रकार हर एक चीज़ का बंटवारा हुआ, किस प्रकार शरणार्थियों को पुनर्वास किया गया। तो ये तो पिछले क्लास की बात थी। अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो आज के इस क्लास में आपको क्या पढ़ना है, तो आज आपको पढ़ना है रजवाड़ाओं का विलय। किस प्रकार भारत में रियासत का विलय होता है, रजवाड़ा से जुड़ा हुआ जितना भी समस्या है उन समस्याओं को आज हम इसी क्लास में देखेंगे। किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, इन सभी बातों की चर्चा आज के इस क्लास में हम करेंगे। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सभी विषय का फ़ी मात्र 1500 रुपये रखा गया है, वो भी पूरे साल का, कोई मंथली फ़ी नहीं है, पूरे साल का। ठीक है, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लास लिया जाएगा। लाइव क्लास यदि छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, लेक्चर का पीडीएफ फाइल में नोट्स मिलेगा, फिर प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ इनका पीडीएफ फाइल भी दिया जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन को भी चिन्हित किया जाएगा। फिर अंत में चैप्टर वाइज टेस्ट एग्जाम भी लिए जाएंगे। प्रत्येक रविवार को डाउट क्लास भी लिया जाएगा। अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त किया जाएगा, ई बुक भी दिए जाएंगे। तो यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार कोई दिक्कत भी हो तो इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को अब हम प्रारंभ करें। प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले बाबू कॉपी पेन निकाल लो और अपने कॉपी में सबसे पहले आज के पॉइंट का हेडिंग दीजिए, रजवाड़ाओं का विलय। क्या हेडिंग हो गया? रजवाड़ाओं का विलय। ठीक है प्यारे बच्चों, रजवाड़ाओं के विलय का टॉपिक अच्छे से समझने के लिए हमें आज़ादी से पहले आना पड़ेगा, अर्थात 1947 से पहले। थोड़ा सा मैं उनका मानचित्र बना देता हूं, क्योंकि आपको भी पता होगा आज़ादी से पहले का जो भारत है उनको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। कौन सा इंडिया? ब्रिटिश इंडिया। पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले मैं ब्रिटिश इंडिया का मानचित्र बना देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये हो गया ब्रिटिश इंडिया का मानचित्र। आज लग रहा है कि मैप, चलिए ये मेरा हो गया संपूर्ण भाग ब्रिटिश इंडिया। ठीक, यदि मैं ऐसे मिटा दूँ तो, ठीक, यदि मैं और ऐसे मिटा दूँ तो अब तो मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया ब्रिटिश इंडिया। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये जो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक, हमारे देश में उस समय कौन शासन करते थे? आपको पता ही होगा, शासन करते थे अंग्रेज। कौन शासन करते थे? अंग्रेज। ठीक, अब प्यारे बच्चों, ये जो अंग्रेज जो हैं, ये जो शासन करते थे, किस प्रकार से शासन करते थे? तो देखिए, उस समय क्या था, ये जो ब्रिटिश इंडिया है प्यारे बच्चों, यह आपको 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भाग में बटा हुआ था? 2 भागों में। ठीक, पहला भाग वह भाग था जहां अंग्रेज क्या करता था, जहां अंग्रेजों का नियंत्रण सीधा सीधा था, यानी डायरेक्ट अंग्रेज शासन करते थे। यानी एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर अंग्रेज क्या करता था? डायरेक्ट रूप से शासन करता था। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे
जहां अंग्रेज उस क्षेत्र को डायरेक्ट रूप से यानी सीधे सीधे शासन नहीं करता था, यानी अंग्रेजों का नियंत्रण सीधे तौर पर से उन क्षेत्र में नहीं था, इनडायरेक्ट रूप से था। अब कहिएगा इनडायरेक्ट रूप से कैसे था? क्योंकि उस क्षेत्र को कहा जाता था देसी रजवाड़े। कौन सा रजवाड़े? देसी रजवाड़े, रजवाड़े। और उस रजवाड़े का जो शासक होता था वह कहलाता था राजा। क्या कहलाता था? राजा। ठीक है, इधर मैंने बना ही रखा है, इसलिए थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से हट गया था। ठीक है, तो देखिए जो प्यारे बच्चों, जो ब्रिटिश इंडिया, जो आपका ये जो मानचित्र है ब्रिटिश इंडिया का, उस समय देखिएगा ये जो ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया दो भागों में विभक्त था। ठीक, दो भाग में। पहला भाग ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत, यानी ऐसे प्रांत थे जहां अंग्रेज डायरेक्ट रूप से शासन करते थे। दूसरा देसी रजवाड़े, ठीक, जहां देसी रजवाड़े, जिसे इस देसी रजवाड़े को अंग्रेज इनडायरेक्ट रूप से शासन करते थे। ठीक है, क्योंकि देसी रजवाड़े का जो शासक होता था वह राजा कहलाता था, यानी राजा का शासन। यहाँ किसका शासन होता था? राजा। ठीक, और राजा जो था ये अंग्रेज के छत्र छाया में, कौन सा साया में? छत्र छाया में ही अपने रजवाड़े को चलाता था। ठीक है, और जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे वहां अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। कैसा नियंत्रण था प्यारे बच्चों? सीधा सीधा नियंत्रण था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद होता है तो आज़ाद कौन करेगा? आज़ाद तो अंग्रेज करेगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, चलो हम भारत को आज़ाद करते हैं। लेकिन मैं जब भारत आया था तो मैं गुलाम किसको बनाया था? मैंने किसको जीता था? तो मैंने रियासत को ही जीता था, अर्थात रजवाड़ा को ही मैंने जीता था। अब ये रजवाड़ा क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, रजवाड़ा को हम लोग रियासत भी कहते हैं। रजवाड़ा कहिए या रियासत कहिए, बात बराबर। थोड़ा सा मैं कहाँ पर लिख दूँ? मैं यहाँ पर लिख दूँ। ठीक है, रजवाड़ा को ही हम लोग कहते हैं रियासत। ठीक, अब एक जो रियासत होता था उसका खुद का राजा होता था, अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटा सा वो अपने आप में ही देश था। वो अपने आप में ही क्या था? देश था। अंग्रेज आए, इन्हीं रजवाड़ों को गुलाम बनाया था। ठीक है, समझ गए? तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो अब हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन जब आया था भारत में, ठीक है, मैं जब भारत में आया था तो जो देसी रजवाड़ों को मैंने गुलाम बनाया था, जिसे आज हम इनडायरेक्ट रूप से शासन कर रहे हैं, मैं उन्हें भी क्या कर देता हूं? मैं उन्हें भी आज़ाद कर देता हूं। ठीक, तो ये भी आज़ाद हो गया, आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसमें भी लेकिन छुपा हुआ है। अब देखिए, अब ये जो देसी रजवाड़े थे प्यारे बच्चों, कौन रजवाड़े? देसी। ये देसी रजवाड़े कोई बड़े थे, कोई छोटे थे। अगर मैं सभी रजवाड़ों की बात करूं, टोटल रजवाड़ा का, तो टोटल रजवाड़ा का संख्या था 565। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रजवाड़ों की संख्या छोटा बड़ा सब मिला करके कितना था? 565। 565 प्यारे बच्चों रजवाड़ाओं की संख्या थे। समझ गए? और इन 565 रजवाड़ाओं के क्या होते थे? राजा होते थे, यानी जो शासन करता था वो कौन होता था? राजा होता था। ठीक, तब अंग्रेजों ने इन्हीं रजवाड़ाओं के राजा से कहा, क्या कहा कि देखो राजा, मैं तुम्हारे पास 3 विकल्प छोड़ता हूँ। कितना विकल्प मैं छोड़ता हूँ? 3 विकल्प। ठीक है, पहला विकल्प यह है कि या तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ। कहाँ मिल जाओ? पाकिस्तान में। ठीक, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में पाक लिख दिया। लो, मैं पूरा पाक लिख दिया। पाक मतलब पाकिस्तान। ठीक है, मैं जब कभी भी पाक लिखूँ तो समझ जाइए पाक मतलब पाकिस्तान। या तो तुम देखो पाकिस्तान में मिल जाओ, या तो तुम देखो भारत में मिल जाओ, या तो तुम खुद का आज़ाद घोषित कर लो, यानी खुद को आज़ाद घोषित कर लो, अर्थात खुद का देश बना लो। खुद का क्या बना लो? देश बना लो। लेकिन
अब जैसे कि मान लीजिए ये आपका ब्लू कलर का ये क्षेत्र हो गया रजवाड़ा यानी रियासत। अब इस रियासत में तो ढेर सारा जनता होगा, ठीक है, ढेर सारा क्या होगा, जनता होगा, लेकिन इस रजवाड़ा का तो एक ही राजा होगा, ठीक है। अब ये रजवाड़ा भारत में जाएगा कि पाकिस्तान में जाएगा कि खुद को आज़ाद घोषित करेगा, इसका निर्णय आखिर कौन लेगा? क्या जनता लेगा, क्या राजा लेगा? तो अंग्रेजों ने कहा कि इसका डिसीजन यदि कोई लेगा तो वह कौन लेगा? तो वह राजा लेगा। कौन लेगा? राजा, ठीक है, समझ गए। अर्थात राजा ही यह निर्णय करेगा कि वह पाकिस्तान में सम्मिलित हो या भारत में सम्मिलित हो या वो खुद को आज़ाद घोषित कर ले, अर्थात वो खुद का देश बना ले। अब ऐसे में अब आप ही बताइए, ये जो अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज ये जो बात रखा, इसमें बताइए किसका घाटा होगा? घाटा तो भारत का ही होगा। भारत के ही अखंड पर क्या होगा? समस्या बन जाएगा। क्योंकि जितने भी रजवाड़े थे, ज़्यादातर रजवाड़ा तो यही कहेगा नहीं हम आज़ाद हो जाएंगे, हम भी आज़ाद हो जाएंगे। तो ऐसे में भारत तो कई भागों में टूट जाता। टूटता कि नहीं टूटता? टूटता। तो ऐसे में अब आप सोचिए कि जितने भी आपको, ठीक है, कि जितने भी आपको राजा थे वो खुद का क्या बनाना चाहते थे? वो तो देश बनाना चाहते थे। तो खतरा किसके सर पर मंडराया? भारत के ही सर पर आपको मंडराया, ठीक है। तो भारत की ओर से जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल है, कौन है? तो प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो 565 जो रजवाड़ा है, 565 रजवाड़ा के राजा के पास गए, राजा से बातचीत गए और जैसे तैसे राजा को मनाया। क्या किया? मनाया कि राजा आप भारत में शामिल हो जाओ, ठीक, अब भारत में विलय कर जाओ। इसके लिए भारतीय सरकार ने क्या किया? एक विलय पत्र बनाया। कौन सा पत्र बनाया? विलय पत्र। अर्थात जिस राजा को, ठीक है, जिस राजा को भारत में शामिल होना था वह राजा क्या करता था? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देता था। कौन सा पत्र प्यारे बच्चों? विलय पत्र। और जैसे ही विलय पत्र पर राजा हस्ताक्षर कर दिया, इसका मतलब वह रियासत किसमें शामिल हो गया? वह रियासत भारत में शामिल हो गया, अर्थात भारत का अभिन्न अंग हो गया, ठीक है। अब इस विलय पत्र का अगर मैं प्यारे बच्चों नाम कहूं तो नाम है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। क्या नाम है? मैं यहां नाम लिख देता हूं, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन ये क्या है? तो प्यारे बच्चों ये क्या है? तो ये आपका विलय पत्र है। क्या है? विलय पत्र है। इसी पर जितने भी आपको रजवाड़ा थे, रजवाड़ा के राजा आपको साइन करते थे। यदि साइन कर दिया तो समझो वह रजवाड़ा भारत में आपको शामिल हो गया। तो बहुत सारा जो आपका रजवाड़ा था वो भारत में शामिल हो गया। किनके कृपा से? तो प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल के कृपा से। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप अभी सोच के देखिए, इन 565 को समझाना बुझाना कितना कठिन काम है। लोहा का चने चबाने जैसा है कि नहीं। सब राजा के पास कहोगे तुम भारत में मिल जाओ, राजा कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बताओ कितना कठिन काम है। फिर भी अब आप सोच सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार से राजा को समझा करके भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके उस रियासत को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया। इसलिए तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब लेकिन कुछ ऐसे रजवाड़े थे जिनके राजा ने कहा कि देखो हमको भारत में शामिल नहीं होना है, ना ही हमको पाकिस्तान में शामिल होना है, हम भाई खुद का देश बनाएंगे। अर्थात हम क्या हो जाएंगे? हम खुद को आज़ाद घोषित कर लेंगे। आज़ाद घोषित करने वाले सबसे पहला रजवाड़ा कौन था? तो प्यारे बच्चों सबसे पहला रजवाड़ा था त्रावणकोर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था त्रावणकोर। मैं कहाँ पर लिख दूँ? मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ मिटा करके, ठीक है।
त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले कहा कि मैं भारत में शामिल नहीं होऊंगा, ना ही मैं पाकिस्तान में मैं शामिल होऊंगा। मैं कहाँ शामिल होऊंगा? तो कहीं नहीं, हम खुद का देश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम खुद का देश बनाएंगे। फिर उसके बाद हैदराबाद भी कहता है, क्या कहता है? हैदराबाद भी कहता है अब हम भी खुद का देश बनाएंगे। ना हम भी ना तो भारत में जाएंगे ना तो पाकिस्तान में जाएंगे, हम भी खुद का देश बनाएंगे। और फिर हैदराबाद के बाद देखते ही देखते अनगिनत, ठीक है, अनगिनत रजवाड़ों के राजा ने कहा कि हम भी खुद को आज़ाद ही रखेंगे, ना तो भारत में जाएंगे ना तो पाकिस्तान में जाएंगे, हम खुद का आज़ाद देश बनाएंगे। अब प्यारे बच्चों, अब आप ही बताइए कि यदि ऐसा हो जाता तो आज जो भारत का आप जिस प्रकार से मानचित्र देख पा रहे हैं, क्या वैसा हो पाता? नहीं हो पाता। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने कहा कि हमको खुद को आज़ाद रखना है? तो सबसे पहले कौन कहा प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले कहा त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर के राजा ने आज़ाद देश बनाने की घोषणा की। ठीक है, फिर इसके बाद कौन किया? फिर दूसरे बार फिर इसके बाद किया हैदराबाद। ठीक है, फिर इसके बाद हैदराबाद, फिर देखते ही देखते भोपाल के बहुत से क्षेत्र, यानी देखते ही देखते बहुत सा छोटा बड़ा रजवाड़ा ने कहा कि हमको भारत में शामिल नहीं होना है, ना तो पाकिस्तान में शामिल होना है, हमें खुद का देश बनाना है, अर्थात हमें खुद को आज़ाद ही रहना है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, ढेर सारा आपको रजवाड़ों ने ऐसा बात बोला, लेकिन उन रजवाड़ों में से 4 रजवाड़े ऐसे थे जिन्हें भारत में मिलाने में अन्य की तुलना में काफ़ी कठिन साबित हुई। यानी जितने रजवाड़ों को हमने भारत में मिलाया, उन रजवाड़ा में से 4 गो ऐसा रजवाड़ा था जिन्हें भारत में मिलाने में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई, यानी सबसे ज़्यादा कठिन साबित हुई, अर्थात लोहे का चने चबाने जैसा साबित हुआ था। ठीक है, ये 4 देसी रजवाड़े कौन कौन थे? ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है, 4 देसी रजवाड़ों को भारत विलय में अधिक कठिनाइयाँ हुई। ये कौन कौन थे प्यारे बच्चों? ये आपका था, सबसे पहला था जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़। ये जूनागढ़ कहाँ है? ये प्यारे बच्चों यहाँ पर था जूनागढ़। ठीक, देखो मैं ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, नंबर 2 पर था हैदराबाद। ठीक, ये था हैदराबाद, रियासत भी हैदराबाद, और हैदराबाद का जो राजधानी का ये मुख्यालय कह लो वो भी क्या था? हैदराबाद था। इस प्रकार का क्षेत्र था, इतना हुआ था हैदराबाद। 3rd नंबर में आपका था मणिपुर। मणिपुर कहाँ है? तो मणिपुर यहाँ पर था आपका मणिपुर। देख रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर था मणिपुर। 4th नंबर में जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। मैं नाम भी लिख देता हूँ, हैदराबाद ये हो गया, मणिपुर ये हो गया, जूनागढ़ ये हो गया, J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस पर एक प्रश्न भी बनता है, आपको पता है इस पर प्रश्न भी बनता है, हमेशा से बिहार बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रश्न आपको यह पूछेगा, स्वतंत्रता के पश्चात किन देशी रजवाड़ाओं को भारत में विलय में अधिक कठिनाई साबित हुई? उत्तर क्या हो जाएगा? चार देशी रजवाड़ाओं को अन्यों की तुलना में अधिक कठिनाई साबित हुई। पहला जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इस अध्याय में हमें जूनागढ़ के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, पढ़ना ही नहीं है कि जूनागढ़ किस प्रकार से भारत में शामिल हुआ। बस आपको इतना जानना है कि जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। ठीक है, समझ गए। और जूनागढ़ के बारे में कहा जाता है कि जूनागढ़ का जो राजा था वह राजा सारा धन दौलत लेकर के एरोप्लेन में बैठ करके अपने कुत्ता के साथ, वो कुत्ता का शौकीन था। जो जूनागढ़ का जो राजा था कुत्ता का बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है, जब वो क्या करता था, कुत्ता कुतिया का शादी करवाता था अपने रजवाड़ा में, और जब शादी होता था तो सब जनता को नौतता था, सब जनता को खाना पीना भी खिलाता था, इतना। और उस राजा का लगभग 9 गो रानी थी। ठीक है, जब राजा जो है जूनागढ़ का राजा जूनागढ़ को छोड़ करके पाकिस्तान जा रहा था एरोप्लेन में बैठ कर सोना चांदी लेकर के, तो कुत्ता वो इतना सारा पाला हुआ था कि कुत्ता के लिए जगह कम पड़ गया। तो कैसा कहा जाता है, ठीक है, तो 9 रानी में से एक रानी को वह भारत में ही छोड़ दिया, फिर वो लेकर के आपको पाकिस्तान चला गया। खैर जो भी बात हो, तो जूनागढ़ आपका भारत का क्या बन गया था? अभिन्न अंग आपको बन गया था। ठीक है, आपको इस अध्याय में पढ़ना है हैदराबाद के बारे में कि हैदराबाद किस प्रकार भारत का अभिन्न अंग बना, इस अध्याय में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर के बारे में कि मणिपुर किस प्रकार, ठीक है, मणिपुर किस प्रकार भारत का अभिन्न अंग बना, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये जो जम्मू और कश्मीर है प्यारे बच्चों, कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे बना, इसको हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 में। कहाँ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अध्याय 8 में। इस पहले अध्याय में आपको नहीं पढ़ना है। यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा कि हाँ सर आप पहले अध्याय में इसका भी कहानी सुना दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चों का कमेंट देखेंगे तो हम सुना देंगे इसका भी कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या बात करेंगे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हैदराबाद का विलय आखिर भारत में कैसे हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ अब हमको ये देखना है, क्योंकि जूनागढ़ के बारे में पढ़ना ही नहीं है, इसलिए सेकंड नंबर में कौन है? हैदराबाद। तो अब हम ये जानेंगे कि हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ। तो मैं इससे में थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, और मिटाने के बाद मैं लिखता हूँ कि हैदराबाद का भारत में विलय। ओहो, हैदराबाद का भारत में विलय। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको यही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको निकल करके आता है हैदराबाद के बारे में, तो हैदराबाद ये रहा मेरा हैदराबाद। ठीक है, ये मेरा हैदराबाद देख रहे हैं मानचित्र पर, यहाँ पर आपका हैदराबाद है। प्यारे बच्चों जो हैदराबाद है ये बहुत बड़ा रियासत था। ठीक है, हैदराबाद क्या था? एक बहुत बड़ा रियासत था। अब आप समझ सकते हैं कि इसका क्षेत्र इतना था जो वर्तमान में जो आज आप महाराष्ट्र देख रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, कर्नाटक राज्य का कुछ क्षेत्र, पूरा का पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र हैदराबाद, यानी उस समय का जो हैदराबाद था ये क्षेत्र आते थे। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी। ठीक है, जिसमें वर्तमान का जो क्षेत्र यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र
तेलंगाना और एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी वर्तमान समय में आपने कर्नाटक राज्य का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, तेलंगाना का नाम सुना होगा और आंध्र प्रदेश, यानी इन चारों राज्यों का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो कुछ कुछ ये इन्हीं चारों का कोना काट दीजिएगा तो आपको पूरा पूरा उस समय का हैदराबाद था। जैसे देखिए, ये हो गया महाराष्ट्र का मानचित्र, तो इतना क्षेत्र आ गया महाराष्ट्र का, ये कर्नाटक हो गया, इतना क्षेत्र आ गया कर्नाटक का, ये पूरा तेलंगाना का हो गया और ये ऊपर वाला हो गया आंध्र प्रदेश का। ठीक है, समझ गए। अब जो हैदराबाद था, हैदराबाद का जो राजा होता था, राजा निजाम कहलाता, यानी हैदराबाद का शासक क्या कहलाता था प्यारे बच्चों, तो हैदराबाद का शासक निजाम कहलाता था। ठीक है, हैदराबाद का शासक निजाम कहलाता था। क्या कहलाता था? निजाम। मन है तो आप लोग नोट कर सकते हैं, हैदराबाद का शासक क्या कहलाता था? निजाम। ठीक है, निजाम ने सबसे पहले ये कहा भारत सरकार को, क्या कहा कि देखिए भारत सरकार से निजाम ने भारतीय सरकार, पहले निजाम के बारे में जान लो। ठीक है, अब हैदराबाद का जो शासक था वह प्यारे बच्चों निजाम कहलाता था, यानी जैसे रियासत का मैंने कहा था ना, रियासत का शासक राजा कहलाता था, उसी प्रकार हैदराबाद का शासक निजाम कहलाता था, यानी एक प्रकार का राजा। समझ गए। अब ये जो निजाम था यह दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी था, दुनिया का दौलतमंद यानी सबसे अमीर आदमी था, रईस आदमी था। कौन? निजाम। ठीक, अब निजाम सोचा कि अगर हम भारत में मिल गए तो हमारा सारा सोना चांदी हीरा मोती सारा धन दौलत ये तो भारत सरकार उठा करके लेकर के चल जाएगा, हम तो सामान्य आदमी हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ही बताइए, जितना भी रजवाड़ा था यानी 565 बराबर 565 राजा, अब जैसे ही वह भारत में शामिल हुआ या पाकिस्तान में शामिल हुआ, सब तो सामान्य आदमी हो गया। तो अर्थात निजाम भी सोचा कि हम भारत में मिल जाएंगे तो भारत सरकार मेरा धन दौलत ले लेगा, हम सामान्य आदमी हो जाएंगे, इसलिए निजाम कभी नहीं चाहता था कि हम भारत में शामिल हो। तो निजाम का मंशा ही यह था कि हम किसी ना किसी तरह हम खुद को आज़ाद कर ले, अर्थात ना तो हम पाकिस्तान में जाएं ना तो हम भारत में जाएं, हम खुद को क्या कर ले, हम खुद को आज़ाद कर ले। आज़ाद करने का कारण, मुख्य कारण ये भी था कि निजाम बहुत दौलतमंद आदमी था और भारत में शामिल होता तो भारतीय सरकार उसका धन दौलत ले लेते। ठीक है, और निजाम एक सामान्य आदमी हो जाते यानी आम आदमी हो जाते। ठीक है, तो निजाम ने सबसे पहले भारत सरकार से समझौता किया। उस समझौते में निजाम ने कहा कि देखो कि मैं 1 साल तक मैं विचार करूंगा, अर्थात 1 साल तक ना तो मैं खुद को देश बनाऊंगा, ना तो मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, ना तो मैं भारत में जाऊंगा, मैं सोचूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा। इस प्रकार से निजाम ने भारत से क्या किया, आपको समझौता किया। ये कितने साल के लिए किया, तो प्यारे बच्चों 1 साल के लिए किया। ठीक है, इसी बीच जो निजाम था प्यारे बच्चों वह निजाम, ठीक है, अब जो हैदराबाद था, इस हैदराबाद में कहा जाता है कि उस समय जो आपका जनसंख्या है, ज़्यादातर जनसंख्या हिंदुओं का जनसंख्या, किनका जनसंख्या? हिंदुओं का, अर्थात हैदराबाद में अधिकांश जनसंख्या हिंदुओं का है। ठीक है, जबकि जो शासक निजाम है वह निजाम कौन है? तब को मुस्लिम आपका शासक है। और निजाम के बारे में कहा जाता है कि निजाम का जो अर्धसैनिक बल था, कौन सैनिक बल? अर्धसैनिक बल, उसको राजाकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजाकार। ठीक है, अर्थात निजाम का सैनिक। ठीक है प्यारे बच्चों, निजाम का सैनिक क्या कहलाता था? राजाकार। ठीक, और ये जो राजाकार था प्यारे बच्चों यानी सैनिक, ठीक है, राजाकार, इन जो सैनिक होता था वह ज़्यादातर मुस्लिम ही था। कौन था? ज़्यादातर मुस्लिम ही था। और ये राजाकार ये गैर मुसलमानों पर अत्याचार करते थे, गैर मुस्लिम पर अत्याचार करते थे। ठीक है, अब गैर मुस्लिम कौन हो गया? तो हिंदू ही आपको हो गया। ठीक है,
तो राजाकार किस पर अत्याचार करता था प्यारे बच्चों? तो मुस्लिम ये हिंदुओं पर अत्याचार करता था। राजाकार का मतलब सैनिक। किसका सैनिक? तो निजाम का सैनिक। ठीक। अब हुआ क्या कि जैसे ही जनता को ये पता चला कि निजाम एक साल के लिए, यानी कि एक साल के लिए भारत सरकार से यह समझौता किया है कि ना तो वो भारत में शामिल होगा, ना तो पाकिस्तान में होगा, ना तो खुद को देश बनाएगा, यानी देश बनाने का तो मंशा ही था उसका। ठीक है। तो जनता में, हैदराबाद के जनता में क्या हो गया? असंतोष पैदा हो गया। क्या हो गया? असंतोष। ठीक है। चूंकि निजाम जो था वह काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी था, वो गैर मुसलमानों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया करते थे, इसलिए जनता का मानना यह था कि जो निजाम है वो भारत में मिल जाए। लेकिन निजाम के इस डिसीजन के कारण जनता में आक्रोश पैदा हो गया और जनता ने क्या किया कि आपको आंदोलन करना शुरू कर दिया। यानी आंदोलन इस बात का था कि हैदराबाद को भारत में मिला लेना चाहिए। इस आंदोलन को कुचलने के लिए, ठीक है, इसी आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने अपने राजाकारों को, यानी सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाओ तुम इस आंदोलन को दबा दो, कुचल दो। तो राजाकार जो है निजाम का बात मानते हुए हैदराबाद की जनता को मारना पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, महिलाओं के साथ कहा जाता है कि बलात्कार भी आपको किया गया था। ठीक है। अर्थात ये घटना काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक मोड़ ले लिया था। ठीक है। जिस कारण काफ़ी ज़्यादा अहिंसा फैल गया। क्या फैल गया? अहिंसा। और इनकी सूचना जैसे ही भारत सरकार को मिलती है, किसको मिलती है? भारत सरकार को मिलती है। तो भारत सरकार ने भी क्या किया कि भारत सरकार ने भी क्या किया कि चोरी चोरी एक मिशन चलाया। क्या चलाया? मिशन, अर्थात एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या नाम था प्यारे बच्चों? ऑपरेशन पोलो। ठीक है। और ऑपरेशन पोलो के तहत भारत ने अपनी सेना को, ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है। किसको घेर लिया? हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया। और निजाम के सेना और भारतीय सेना में युद्ध चला और युद्ध चलने में क्या हो जाता है? भारतीय सेना की जीत होती है, निजाम हार जाता है और अंत में निजाम क्या कर देता है? तो सरेंडर कर देता है। इस प्रकार 1948 में, यानी सितंबर 1948 में, ठीक है प्यारे बच्चों, सितंबर 1948 में हैदराबाद भारत का क्या बन जाता है? भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। जैसे ही निजाम भारत सरकार के सामने सरेंडर कर देता है, कब करता है? सितंबर 1948 में करता है। तो 1948 में ही ये पूरा का पूरा हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? तो यहाँ तक आपका हो गया हैदराबाद के विलय तक का आपका कहानी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा मणिपुर किस प्रकार भारत का अभिन्न अंग बना, तथा ये भी मैं बता दूंगा कि जम्मू कश्मीर किस प्रकार भारत का अभिन्न अंग बना। हालांकि इसका कहानी आपको अध्याय 8 में पढ़ना है, लेकिन यह पॉइंट इतना MBBA है कि मैं इससे पहले ही अध्याय में आप सभी बच्चों को पढ़ा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं लिए हैं तो आप अवश्य रूप से परचेज कर लें। अत्यधिक जानकारी के लिए हमें कॉल कर दीजिएगा। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।